महाराष्ट्र में सुंदरता पर सियासी संग्राम। दिल्ली के अध्यादेश पर इंडिया का टेस्ट। देश में शहर शहर साजिश के पत्थर। शूट आउट इन ट्रेन, नफरत की वजह कौन? आज बात करेंगे दिल्ली के अध्यादेश पर इंडिया पास या फेल, इसकी चर्चा भी होगी। महाराष्ट्र में सुंदरता पर सियासी संग्राम क्यों हो रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, पूरी खबर बताएंगे। रिपोर्टर्स जुड़ेंगे हमारे साथ। ट्रेन के अंदर शूट आउट की वजह क्या नफरत है, इसकी भी पड़ताल करेंगे। और चौथी बड़ी खबर जिसकी चर्चा होगी, देश में साजिश के पत्थर फेंकने का मास्टरमाइंड कौन है, इस पर भी हम करेंगे चर्चा। चारों खबरों के पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। देश भर में हंगामे की ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताएंगे वरुण जैन। महाराष्ट्र में सुंदरता पर मचे सियासी संग्राम पर अपडेट देंगे हमारे रौनक कुकड़े संवाददाता। दिल्ली में अध्यादेश पर इंडिया गेट में जो इंडिया टेस्ट है वो पास होगा या फेल, इसकी रिपोर्ट जानने के लिए चलेंगे नीरज पांडे के पास। और कैसे एक जवान पर खून सवार हुआ कि उसने दनादन गोलियां बरसा दी, इस खबर की डिटेल्स जानेंगे मृत्युंजय सिंह से। हमारे साथ स्टूडियो में 4 वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं, रामकृपाल सिंह, अजय सेतिया, अकुर श्रीवास्तव और कुर्बान अली से ये जानेंगे कि आखिर क्यों सावन आते ही देश में नफरत का माहौल फैल जाता है। नए नवेले इंडिया टेस्ट में क्या होगा, क्या किसी सांसद की सुंदरता पर टिप्पणी सही है, और किसी को इतना गुस्सा कैसे आ सकता है कि 4 निहत्थे आदमियों की बेवजह वो जान ले ली। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो आ रही है हरियाणा से। हरियाणा के मेवात जिले के नूह से अभी की सबसे बड़ी खबर जान लीजिए। हरियाणा के नूह में भारी तनाव है क्योंकि विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा के दौरान हंगामा हो गया। 2 गुटों के बीच पत्थरबाजी के बाद तनाव का माहौल है। बवाल में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। ये तस्वीरें हम आपको नूह से दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों की अफरा तफरी आप समझिए। इन तस्वीरों में कितना हंगामा, कितना शोर, कितना बवाल, कितनी अफरा तफरी है, वो आपको आपके टीवी स्क्रीन के माध्यम से सुनाई दे रही होगी और समझ आ रही होगी। इलाका आपको बताते हैं हरियाणा में नूह है, ये मेवात जिले के अंदर आता है। और वहीं पर कैसे तनाव फैला हुआ है, कारण क्या था? विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा में यह हंगामा हुआ, 2 गुटों में पत्थरबाजी हुई और उसके बाद आगजनी हुई। कैसे गाड़ियों में आग लगा दी गई है, कैसे आग के बाद काले धुएं का गुबार नूह के आसमान को घेर रहा है, काला कर रहा है। और यह तस्दीक है इस बात की कि नूह में कैसे 2 गुटों में भयंकर अफरा तफरी मचने के बाद यह पत्थरबाजी हुई और माहौल तनाव का है। ये वहीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई लोग इसमें घायल भी हैं। ये वो इलाका जो पहले से संवेदनशील रहा है। ये धुएं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे यहां पर हंगामा हुआ। जगह आपको एक बार फिर से बता दें, ये तस्वीरें समझिए। हरियाणा का मेवात और मेवात के नूह में ये तनाव का माहौल, गाड़ियां फूंक दी गई, पत्थरबाजी हुई, कई लोग घायल हैं। 2 गुटों के बीच में पत्थरबाजी की खबर, ये आपको बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। ये वो इलाका है जहां पर तनावग्रस्त माहौल रहता है। इसके पहले भी जब बवाल हुआ था तो इस इलाके में तो जो पुलिस है वो ड्रोन से निगरानी कर रही थी इस इलाके की। नूह के इलाके में हरियाणा पुलिस ड्रोन से निगरानी कर रही थी। एक बार शोरगुल सुन लीजिए आप। हमारे यहीं तक ना आ जाए आग। देवगांव कट्टान की बहन चुदनते। तो ये एक बार फिर तस्वीरें देख लीजिए, मेवात की तस्वीरें, कैसे कार जल रही है, कैसे सड़क पर उपद्रवियों ने ये कार में आग लगा दी है, बाइक जल रही हैं। और ये सिर्फ एक तस्वीर है, ऐसी कई तस्वीरें मेवात से आ रही हैं जहां पर 2 गुटों में पत्थरबाजी हुई, 2 गुटों में मुठभेड़ के बाद कैसे हालात हैं
वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वरुण जैन के पास आपको लिए चलेंगे और वो कुछ और ताजा अपडेट देंगे। वरुण, ये इलाका पहले से भी संवेदनशील रहा है, तो जब शोभा यात्रा निकाली गई थी तो क्या इसमें पुलिस की परमिशन ली गई थी? अगर ली गई थी तो वहां पर पुलिस बल की संख्या क्या थी, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल जो ये जलाभिषेक यात्रा है इसकी बाकायदा पुलिस से इजाज़त ली गई थी, और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर इस जलाभिषेक यात्रा को लेकर कुछ लोगों ने धमकियां भी दी थी। बावजूद उसके जब ये शोभा यात्रा निकली है और तब ये पूरा का पूरा बवाल हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसे आप हरियाणा पुलिस के इंटेलिजेंस का फेलियर भी कह सकते हैं कि पहले से ही इस जलाभिषेक यात्रा को लेकर कुछ लोगों ने धमकी दी थी और उसके बावजूद भी इंटेलिजेंस को इस बात की जानकारी या फिर ये कहे कि वो इनपुट वो इकट्ठा नहीं कर पाए, और जैसे ही नलहड़ का जो महादेव मंदिर है वहां से जलाभिषेक यात्रा निकलती है, सुबह 10 बजे का समय इस यात्रा के लिए दिया गया था। यात्रा अभी 500 मीटर आगे ही निकली थी, तभी कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और उसके बाद देखते ही देखते जो पूरा का पूरा माहौल है वो मेवात के नुह में बिगड़ता चला गया। कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया है, कई सरकारी गाड़ियों के अंदर आगजनी भी की गई है। तो फिलहाल अभी जो स्थिति है वो नियंत्रण में है, लेकिन जो हालात है अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। जलाभिषेक यात्रा को लेकर जो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये बात कही गई थी कि जो नूह इलाके के 5 बड़े महादेव के मंदिर हैं वहां पर ये जलाभिषेक यात्रा को लेकर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जलाभिषेक यात्रा पहली बार निकल रही हो, पिछले 2 साल से जलाभिषेक यात्रा निकल रही थी। इस बार भी जलाभिषेक यात्रा को निकाला जाना था, प्रशासन से इजाजत भी ली गई थी। सोशल मीडिया पर इस जलाभिषेक यात्रा को कुछ लोगों ने इसको लेकर धमकी भी दी थी, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस बात की आशंका पहले से बनी हुई थी कि जो जलाभिषेक यात्रा है उसको लेकर कुछ हंगामा हो सकता है। तो आप इस पर सीधा सीधा इंटेलिजेंस का फेलियर ही कहेंगे कि एक समुदाय के लोग की भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई और 500 मीटर आगे ही अभी जलाभिषेक यात्रा निकलनी शुरू हुई थी कि तभी ये पथराव शुरू हो गया, और देखते ही देखते लोकल इंटेलिजेंस होती है ये इसका भी फेलियर है। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, इतनी आगजनी होती है, इतना बवाल होता है संवेदनशील इलाके में, फिर भी अगर ये ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं तो ये लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर है और प्रशासन पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठता है। रामकृपाल सिंह सर, ऐसी घटनाएं वो भी संवेदनशील क्षेत्र में, और वैसे जब त्योहार आसपास होते हैं, इससे क्या विश्लेषण निकाला जाए? देखिए, बिल्कुल फेलियर तो है ही और कहीं ना कहीं से प्रशासनिक ढिलाई भी है। देखिए, मैं एक बात कर रहा हूँ कि समाज में जो इस तरह के उपद्रवी तत्व हैं उनको कहीं ना कहीं से ये लगता है कि जो कानून की पेचीदगियाँ हैं या कुल मिलाकर के जैसे लिपापोती एक होती है कि चलो छोड़ो जाने दो, ये बिल्कुल हरियाणा में आज हुआ है बहुत जगहों पर। अभी जो त्रिपुरा की ये मणिपुर की घटनाएं हैं आपके सामने हैं। हमारे यहाँ एक चीज़ है कि लोगों को वक्त आ गया है कि ये तय करना चाहिए कि अब जो भी अपराध में संलिप्त पाया जाता है उसको इस तरह की सज़ा मिले ताकि वो एक डिटरेंट कायम हो समाज में। होता क्या है कि अभी आज ये सब बातें हो रही हैं, कल आप देखिएगा इवन मीडिया भी भूल जाता है, फॉलोअप नहीं होता है, और वो इस तरह से बहुत सारे लोग जो है कानूनी पेशगी उसमें जो है छूट जाते हैं जी। तो मैं ये नहीं कहता कि उत्तर प्रदेश के योगी जी का हर चीज़ वो करना चाहिए, लेकिन जो भी लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं या इस तरह की चीजों को, मतलब आप ये मिसाल देना चाहते हैं सर कि जो उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होती है ऐसे बिल्कुल ऐसे कृत्यों पे वो ठीक है, ताकि ये जो आगजनी जो जिस तरह से निकल करके छोटी छोटी बातों पर ये जो हो रहा है ये ना हो। इस बात से इससे सहमत नहीं करता, क्योंकि लोकतंत्र में सरकारी हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, फिर वो तानाशाही में बदल जाता है। और उसकी मिसाल इमरजेंसी में हमने देखी कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी के भी बुलडोज़र चले थे। जहाँ तक आपने इस इलाके की बात की, ये वाकई संवेदनशील इलाका है और लिंचिंग की सबसे ज़्यादा घटनाएं पिछले 10 साल में इसी क्षेत्र में हुई है। यहीं जुनैद खां मारा गया, यहीं पहलू खां मारा गया, और अभी कुछ महीने पहले तस्करों और गौ रक्षकों के बीच में अक्सर यहाँ पे होती रही है मुठभेड़। तो हालात इतने खराब हो गए थे कि ड्रोन से निगरानी रख रही थी हरियाणा पुलिस। सवाल ये है जो आप सवाल उठा रहे हैं कि इंटेलिजेंस क्या कर रही है, और फिर जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, ये देखिए आजकल जो धार्मिक जुलूस हैं, यहाँ हम मानवीय संवेदनाएं तो ख़त्म हो ही गई हैं, नफ़रत की का बाज़ार जो है वो काफ़ी गर्म हो गया, और हेट स्पीच और हेट क्राइम
ये इस वक्त इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है और उस पर अंकुश लगाने के लिए न तो राज्य सरकारें कुछ कर रही हैं और न केंद्र सरकार कर रही है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते रहे हैं इन मामलों को लेकर के, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है, मेरा लेकिन इस बात कोई पर कार्रवाई बहुत नहीं। कुर्बान सर, मेरा इस बात पे थोड़ा सा ये विरोधाभास है। अक्कू सर, आप इसका जवाब दीजिएगा कि नफरत के लिए जब भी ऐसी घटनाएं आती हैं तो नफरत के अलावा मोहब्बत का पैगाम भी बांटा जाता है, कई तरह से प्रसारित किए जाते हैं। जब ऐसे त्योहार आते हैं तो प्रशासन भी कहता है कि नहीं, अब दोनों मतलब जो दो समुदाय हैं उनको आसपास में शांति से रहना चाहिए, लेकिन ये बात कैसे नहीं बन पाती है नैतिकता के आधार पर भी? नहीं, देखो, नैतिकता आप जो है हर जगह, और इतनी आसान चीज़, इतनी छोटी चीज़ नहीं है नैतिकता। नैतिकता जो है वो धीरे 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 आपके अंदर आती है, एक दिन में नहीं आ जाती है। तो जो ये क्षेत्र है ये बहुत संवेदनशील रहा है। यहाँ पर पुलिस जाने में घबराती है, यहाँ पर आप छापा नहीं मार सकते, यहाँ पर तमाम अवैध काम होते हैं, यहाँ तमाम बुराइयाँ हैं, और इस वजह से यहाँ बहुत सारी दिक्कतें होती रही हैं। सरकार को और प्रशासन को इतना संवेदनशील होना चाहिए। इलाका अगर ऐसा है तो यूपी मॉडल ठीक है? सॉरी, नहीं, मेरा कहना यह है कि जब सारे दुनिया को पता है कि मेवात किस तरह का क्षेत्र है, हमेशा से यह संवेदनशील क्षेत्र रहा है, और जब कोई धार्मिक यात्रा निकलती है तो मेरा मानना यह है कि इससे एक दिन पहले प्रशासन को दोनों समुदायों को, लोगों को बिठाना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि एक दूसरे को सहयोग करें। आप अपने धार्मिक समारोहों को ढंग से मनाएं, दूसरा अपने ढंग से समारोह को मनाए। एक तो ये समन्वय, धार्मिक समन्वय बनाना बहुत जरूरी है, और इस जिले में खास तौर पर हिंदू और मुसलमानों का एक समन्वय ग्रुप सरकार की तरफ से, डीएम की तरफ से होना चाहिए, जिनकी लगातार समय समय पर बैठकें हों। इसके अलावा जो सबसे बड़ी फेलियर है प्रशासन की, कि जब पता चल रहा है कि 500 मीटर पे वहां पर भीड़ इकट्ठी हो रही है, मैं तुलना करूंगा इसकी फिरोजपुर वाली घटना पे। जब प्रधानमंत्री वहां पर गए थे तो पुल के पास लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए थे और प्रशासन वहां कुछ नहीं कर पाया और नहीं किया गया, प्रधानमंत्री को वहां रुकना पड़ा। और बिल्कुल वैसी ही स्थिति यहां पर हो रही है कि एक यात्रा निकलती है और 500 मीटर पर वहां भीड़ इकट्ठी हो रही है, प्रशासन ना उसको रोक पाया, ना उसको पहले से सूंघ पाया। तो ये प्रशासन की विफलता में सबसे ज्यादा मानता हूं। जी सर, इस बीच एक और गेस्ट हमारी रिपोर्टर, जो माफ कीजिए रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गई हैं, मदीहा खान। दिल्ली में कोई हलचल है उसके बारे में वो देंगी जानकारी, वो खबर भी मैं पहले बता देता हूं कि दिल्ली में क्या हुआ है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो नेता हैं उनके बीच में फिर से कुछ बवाल हुआ है, वो खबर हम आपको बताएंगे। लेकिन अगली खबर ये जान लीजिए, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, उसमें नया सियासी संग्राम आया है। क्या हुआ है? सिंधे गुट के विधायक की टिप्पणी पर अब बवाल मच गया है। प्रियंका की खूबसूरती देख आदित्य ने एमपी बनाया, यह बयान आया था। प्रियंका ने एमएलए संजय शिरसाट जो हैं, उन्होंने, प्रियंका ने इसके जवाब में संजय शिरसाट को गद्दार कर दिया। प्रियंका ने यह कहा कि शिरसाट का चरित्र पता चलता है इससे। संजय शिरसाट ने चंद्रकांत खैरे पर ठिकरा फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रकांत ने प्रियंका आदित्य के बारे में मुझे बताया था। तो ये बड़ी खबर हम आपको महाराष्ट्र में बता रहे हैं। महाराष्ट्र में सियासी भूचाल मचा है, क्योंकि वहां पर संजय शिरसाट जो एमएलए हैं शिंदे गुट के, उन्होंने कहा कि उनको चंद्रकांत खैरे ने यह कहा कि प्रियंका चतुर्वेदी को इसलिए सांसद बनाया गया क्योंकि वो सुंदर दिखती हैं। अब इसी पर बवाल छिड़ गया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि इस बयान से शिरसाट का पूरा चरित्र पता चलता है कि शिरसाट क्या सोचते हैं। और शिरसाट ने कहा कि यह बात मेरी नहीं है। उन्होंने कोट किया चंद्रकांत खैरे को और यह कहा कि चंद्रकांत खैरे ने उन्हें बताया था कि प्रियंका को इसलिए सांसद बनाया गया क्योंकि वो सुंदर दिखती हैं। सीधे लिए चलते हैं रौनक कुकड़े के पास। रौनक, इस बाबत क्या कार्रवाई हुई? क्या पार्टी ने कोई एक्शन लिया है? जी देखिए, पार्टी की तरफ से तो फिलहाल किसी भी तरह का कोई बयान जो है वो सामने निकल कर नहीं आया। खासतौर से अगर बात की जाए तो एकनाथ शिंदे गुट की, मैं आपको बता दूं कि संजय शिरसाट एकनाथ शिंदे गुट के एक ऐसे विधायक हैं जिनके आए दिन इस तरह के बयान जो है वो देखने को मिलते हैं। वो बहुत ही रफ टफ बात करने वाले नेताओं में से एक माने जाते हैं। लेकिन ये प्रियंका चतुर्वेदी का मामला कैसे सामने आया, तो मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। दरअसल शनिवार को मुंबई से सटे ठाणे में उद्धव ठाकरे गुट की एक रैली उत्तर
भारतीयों की थी, जिसमें संबोधित करते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने जिन लोगों ने बगावत करके शिंदे के साथ जो विधायक चले गए उनको लेकर काफी निशाना साधा था, उन्हें गद्दार तक कहा था। और इसी बात को लेकर जब औरंगाबाद में संजय सिरसाट से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रियंका चतुर्वेदी को शिवसेना क्या पता, हम लोग कई सालों से शिवसेना के लिए जीतते आए हुए हैं, वो तो अभी पार्टी में आई है और उनको सांसद भी केवल उनकी खूबसूरती को देखते हुए आदित्य ठाकरे ने बनाया। लेकिन उन्होंने ये दावा चंद्रकांत खैरे के बोलने के बाद किया। इसके बाद आदित्य ठाकरे से भी सवाल पूछा गया कि क्या इस तरह का बयान जब संजय सिरसाट दे रहे हैं तो आपका उस पर क्या कहना है। मुख्य तौर पर आदित्य ठाकरे ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह के हल्के बयान जो संजय सिरसाट की तरफ से दी जा रहे उस पर मैं प्रतिक्रिया नहीं देता। लेकिन एक बात निश्चित तौर पर यहाँ पर विवेक समझने वाली है कि एक महिला सांसद को लेकर इस तरह की बयानबाजी करना क्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पटता है, क्या वो इस पर कोई बयान देंगे, क्या वो अपने नेताओं को ये काफी अहम हो जाता है कि आप किसी महिला सांसद को ये कह दें, ये काफी अहम हो जाता है किसी महिला सांसद को कोई विधायक ये कह दें कि उनको सांसद इसलिए बनाया गया क्योंकि वो सुंदर है। रामकृपाल सर, हम उस दौर में जी रहे हैं जब फेयरनेस क्रीम वाले भी अपना नाम बदल लेते हैं और उस समय ऐसी टिप्पणी करना, वो भी तब जब दोनों प्रतिनिधि हैं, दोनों को लोग सुनते हैं, समाज पर इनका गहरा असर होता है, उसके बाद ऐसी बात नहीं, निश्चित तौर पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और घटिया टिप्पणी है इस तरह की। और मैं समझता हूं कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनको तो इस तरह की बातें कभी भी नहीं करनी चाहिए। और निश्चित तौर पर मैं उम्मीद रखता हूं कि शिंदे साहब इस पर कड़ा एक्शन लेंगे और जो भी हो। देखिए, इसमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हट करके मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि समाज में थोड़े से कड़ाई इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ताकि ये दूसरों को नसीहत मिले। दंड इसलिए दिया जाता है कि ताकि उसका मैसेज जो है बाकी लोगों पर जाए। दंड इसलिए नहीं दिया जाता कि उससे हमको किसी को बड़ी खुशी मिलती है। तो मेरा कहना है इसमें चाहे वो राजनीति हो चाहे उस तरह का, बिल्कुल ये जो भी सज्जन है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनको अगर हो सके तो पार्टी से निकाला जाए। कृपाल सर, और ये पहली घटना नहीं है, मैं ये सेतिया सर से पूछना चाहूंगा कि सर ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी नेताओं के ऐसे बयान आते रहे हैं सामने। आजम खान, जिसको अक्सर वो बोल देते थे जयाप्रदा को लेकर, कार्रवाई भी हुई और उसके बाद बिहार में भी एक आया था बयान जब लालू यादव ने कह दिया था कि हेमा मालिनी की गाल की तरफ बनवा देंगे। तो ये बयान नेताओं के पहली बार नहीं आए हैं, लेकिन आखिर इससे छुटकारा कब मिलेगा? देखिए, आपको याद होगा शरद यादव जी ने एक बार पार्लियामेंट में महिलाओं के बारे में टिप्पणी करते हुए जब आरक्षण की बात चल रही थी तो उन्होंने परकटी कहा, तो उस पर बहुत हंगामा हुआ था। राहुल गांधी ने हाल ही में सारे मोदी चोर कहा तो उनको 2 साल की सजा भी हुई। ये प्रवृत्ति जो है लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र बहुत ही सौम्य भाषा वाला प्रदेश रहा है। वहाँ एक दूसरे के राजनीतिक दलों में आपस में समन्वय भी बहुत ज़्यादा रहता है। इसके बावजूद महाराष्ट्र में इस तरह की घटना होना बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है। हम राहुल गांधी से लेकर के शरद यादव से लेकर के और अब यहाँ पर देख रहे हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र की एक महिला सांसद पर पहले भी टिप्पणी इस तरह की संसद में हुई है। तो अब ये वक्त आ गया है कि एक आयोग बनाया जाए जो राजनीतिक नेताओं की टिप्पणियों पर भी शिकायत का फैसला करे। ये इसकी अब बहुत ज़रूरत होगी है। जब मीडिया पर इस तरह के आयोग बने हुए हैं तो क्यों नहीं राजनेताओं पर इस तरह के आयोग बने, क्योंकि ये चुनाव आयोग का मामला तो हो नहीं सकता। इसके लिए एक सेपरेट आपको सेल खड़ा करना पड़ेगा ताकि जो भी शिकायत है बार बार FIR दर्ज करना और वो सब करना, उसको क्रिमिनल केस बनाना, उससे अच्छा ये है कि राजनीतिक नेताओं को अंकुश में रहने के लिए उन पर जो है वो निरंकुश ना हो, इसके लिए एक आयोग का गठन किया जाए और फिर उस पर कार्रवाई राजनीतिक दल के लिए बाध्यकारी हो कि वो उस नेता पर राजनीतिक बाध्यकारी कार्रवाई करें। कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं अक्कू सर से पूछना चाहूंगा कि अक्कू सर, कई राजनीतिक जो नेता होते हैं उनका राजनीतिक करियर भी इसी बात पर टिका होता है कि वो ऐसे ऐसे बयान देते रहते हैं, उनका क्या होगा फिर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। असल में होता क्या है कि जब लालू प्रसाद यादव हेमा मालिनी के गालों को लेकर के टिप्पणी करते हैं और सिर्फ उसको हंसी में निकाल दिया जाता है तो उसका जो हश्र है वो जो उसका नतीजा ना होना, मस्ती करना, तो फिर नेताओं को नीचे तक जाता है। अब चंद्रकांत खैरे जिनका नाम लिया जा रहा है, ये मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, 3 बार सांसद रह चुके हैं और उनके कहने पर, तो इसका मतलब ये टिप्पणियां आपस में एक वाहियात तरीके से
चलती हैं। और अगर राजनीतिक दल चाहें तो ये मुझे लगता नहीं कि आयोग बनाने की जरूरत है, राजनीतिक दलों को अपना एक विंग बनाना चाहिए या एक संगठन, एक खिड़की बनानी चाहिए जिसमें इस तरीके की टिप्पणियों को रोकने की बात हो। राजनीतिक दल इस दौर में, जिस दौर में हम जी रहे हैं, इस दौर में राजनीतिक दल खुद के लिए ऐसा कोई आयोग बनाएंगे या फिर वो अपने कहने से मान जाएंगे कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? चाहे जितने आयोग बना लीजिए, लेकिन इस तरह की वाहियात और बेहुदा टिप्पणियां करने का सिलसिला रुकेगा नहीं। देखिए, यही बात, बिल्कुल इसी तरह की बात जब 1959 में इंदिरा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष हुई तो राम मनोहर लोहिया ने कहा, उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने कहा कि एक खूबसूरत चेहरा अखबार में छपने लगेगा और इससे अखबार की बिक्री बढ़ जाएगी। बहुत हल्के फुल्के ढंग से ये बात कही गई थी, लेकिन उसका बुरा नहीं माना गया था। सवाल ये भी है कि जो बात कह रहा है वो किस मकसद से कह रहा है और उसके पीछे आदित्य ठाकरे का नाम जोड़ करके वो क्या साबित करना चाहता है, ये भी उसने अपने आप को बेनकाब कर दिया। सवाल यही है कि कहीं तो कोई इसके लिए आचार संहिता बननी चाहिए कि ये रुके सिलसिला, और वरना तो फिर महिलाओं का राजनीति में आना और रहना ही बेमकसद हो जाए। कुछ तो ऐसा हो, कोई ऐसा आयोग बने या फिर उन्हें कोई कसम ही दिला दी जाए कि कम से कम ऐसी टीका टिप्पणी ना करें, क्योंकि लोग आपको सुनते हैं, आप लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बड़ी खबर जान लीजिए, संसद में पेश नहीं हुआ दिल्ली वाला जो बिल था, वो दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अध्यादेश, इंडिया के लिए अध्यादेश लिटमस टेस्ट था आज का, लेकिन अध्यादेश पर रार दिखी। संदीप दीक्षित बोले विरोध करना गलत है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से अध्यादेश पर समर्थन मांगा है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 2 बजे का वक्त दिया गया था कि आज ये बिल पास जो सदन में रखा जाएगा, लेकिन आज हंगामा हुआ, इतना शोर शराबा हुआ, उसके बाद से स्थगित कर दिया गया सदन को और फिर आज पास नहीं हुआ। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। नीरज पांडे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नीरज, सदन में आज क्या क्या हुआ वो पूरी अपडेट दीजिए और साथ में ये भी बताइए कि अब अगली बार ये बिल लेकर कब आएंगे? देखिए, बड़ा कन्फ्यूजन रहा आज पूरे दिन। कल से ये चर्चा थी क्योंकि सभी सांसदों को इस बिल से रिलेटेड जो पेपर्स हैं वो सर्कुलेट कर दिए गए हैं, तो इससे बिल्कुल उम्मीद थी कि आज ये बिल पेश कर दिया जाएगा सदन में। और जब गृह मंत्री अमित शाह जब आज पहुंचे पार्लियामेंट में तो उन्होंने भी एक तरह से हम लोग से ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हुए इस बात की तस्दीक की कि ये बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन ये बिल नहीं आ पाया। इसके पीछे माना यही जा रहा है कि शायद सरकार अभी और समय लेना चाहती है इस मामले में, और ये माना जा रहा है कि शायद कल या परसों सदन में इसे लाया जा सकता है। तो इससे बिल्कुल साफ हो गया कि सरकार इस बिल को लेकर गंभीर है। लेकिन चूंकि सदन में आप देखें, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सुबह से ही हंगामा चल रहा है, और अभी भी जब मणिपुर को लेकर दोपहर 2 बजे के बाद चर्चा शुरू हुई राज्यसभा में, तो भयंकर वहां पर विपक्ष का विरोध देखने को मिला। तो एक तरह से आप देखें तो सदन में विपक्ष चाहता भी है कि मणिपुर पर चर्चा हो, लेकिन आज जब राज्यसभा में मणिपुर पर चर्चा शुरू हुई तो उसमें पीएम के आने की डिमांड को लेकर फिर से विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया। तो अभी फिलहाल जो सदन की व्यवस्था है वो ऐसे ही लगता है चलने वाली अगले कुछ दिन तक, जब तक कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा ना हो जाए। और विपक्ष का प्लान भी यही है कि अविश्वास प्रस्ताव तक कोई भी पॉलिसी मैटर्स पर चर्चा ना होने पाए। सरकार कह रही है कि हम चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष नहीं करना चाहता। इसी बीच जो आज वफादारी का टेस्ट होने वाला था रामकृपाल सर, जो घूम घूम के केजरीवाल समर्थन मांग रहे थे, वो तो फेल हो गया। देखिए, अभी आपके संवाददाता ने जो जानकारियां दी हैं, मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर विपक्ष की ये मांग है कि सबसे पहले मोदी जी आएंगे तभी होगा, तो कल जो है कई पार्टियों ने व्हिप जारी किया है कि आप सदन में मौजूद रहिए। ये क्यों हुआ? फिर अगर दूसरी बात मैं कहता हूं कि आप मान लीजिए कि आप नहीं चलने देते हैं, अविश्वास प्रस्ताव पर ही चर्चा शुरू होती है, तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी तो मोदी जी तो सबसे आखिर में बोलेंगे। सवाल इस बात का है कि क्या तब भी आप कहेंगे कि सबसे पहले मोदी जी बोलें? ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है। नेता जो होता है, जिसके खिलाफ आपने विश्वास प्रस्ताव लाया हुआ है, आप अपनी बात रख लीजिएगा, सबसे लास्ट में मोदी जी आएंगे। तो मेरा कहना यह है कि विपक्ष ने जो ये बात की कि कि हम चलने नहीं देंगे, तो आपने व्हिप क्यों जारी किया अपने सदस्यों को कि संसद मौजूद रहिए? दूसरी बात, अब तक कई विधेयक पेश हो चुके हैं और पास हो चुके हैं।
सवाल इस बात का है कि किसी भी विधेयक पर जी इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है सर, इस पर आप बताएंगे अपनी बात, लेकिन एक बड़ी खबर जान लीजिए। दिल्ली में एमसीडी सदन की बैठक में हंगामा हो गया। बीजेपी आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। आम आदमी पार्टी ने सदन में मणिपुर पर शोक सभा रखी थी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी का विरोध किया और हंगामा बढ़ता गया। उसके बाद की ये तस्वीरें ठीक वैसी ही तस्वीरें उसी से मिलती जुलती जब एमसीडी में मेयर के चुनाव के वक्त आपने देखी थी। यही वो जगह है और यही वो दोनों पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। यहां पर नोकझोंक हुई। मदीहा जुड़ी हैं हमारे साथ, देंगे इस खबर को विस्तार। मदीहा, क्या क्या हुआ था अंदर, किस बात को लेकर नोकझोंक हुई, पूरी डिटेल विस्तार से। देखिए, अब तो लगातार देखा जाता है कि जब जब यहाँ पर हाउस होता है, सदन में हंगामा देखा जाता है। ये कोई आज की बात नहीं है, अब से हम लगातार कुछ वक्त से देख रहे हैं। लगातार जब भी यहाँ पर सदन बैठता है और उम्मीद की जाती है कि दिल्ली के बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी, उन मुद्दों पर जो दिल्ली वालों से जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों पर जिस पर चर्चा होनी चाहिए। और लेकिन होता क्या है, यहाँ पर सिर्फ हंगामा होता है। आज भी 2 बजे का वक्त था जब सदन जो है वो शुरू होता है। आम आदमी पार्टी के, बीजेपी के और कांग्रेस के पार्षद सदन में बैठते हैं, मेयर आती हैं, लेकिन सबसे पहले वहां पर बात होती है कि एक शोक प्रस्ताव पढ़ा जाएगा। शोक प्रस्ताव पढ़ा जाना था 3 बच्चे जिनकी दिल्ली यमुना में डूब के मौत होती है उनके लिए, और साथ ही साथ मणिपुर के मुद्दे पर शोक प्रस्ताव जो है वो पढ़ा जाने की बात जो है वो की जाती है। लेकिन जैसे ही शोक प्रस्ताव पढ़ा जाता है उसके बाद से ही बीजेपी की तरफ से हंगामा होना शुरू हो जाता है। हंगामा होते होते इतना बढ़ जाता है कि सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित किया गया। जब सदन वापस से 15 मिनट बाद शुरू होता है तो फिर वापस से चर्चा शुरू होनी थी बहुत सारे मुद्दों पर शुरू होनी थी। दिल्ली में चाहे डेंगू मलेरिया जैसे मामले हो, दिल्ली में चाहे बाढ़ के बाद जो स्थिति बनाई थी उसका मुद्दा हो, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन कोई भी चर्चा नहीं हुई। लगातार हंगामा इतना बड़ा कि आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी पार्षद जो है वो देखा गया साफ तौर से। हंगामा इतना हुआ कि दोनों तरफ से जो प्ले कार्ड्स थे वो लहराए गए। हंगामा इतना ज्यादा हुआ और उसकी तस्वीरें हमने देखी कि किस तरह से दोनों आपस में लड़ रहे थे। कुर्बान अली सर, ये बात बताइए कि दोनों ही जनता के प्रतिनिधि हैं और सब लोग जनता की भलाई ही चाहते हैं, तो आखिर ये भलाई का पैरामीटर कितना ऊपर उछल के चला जाता है कि दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि हम भला करेंगे, हम भला करेंगे। क्यों ऐसे लड़ते हैं ये नेता? देखिए, जब देश की संसद में ये सब हो रहा है तो कॉरपोरेशन दिल्ली का वो उससे कहाँ अछूता रह सकता है। और ये अब एक परंपरा सी बन गई है। अभी आप देखिएगा, अभी तो सदन चला ही नहीं है जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के दौरान आप देखेंगे कि अगर बहस हुई, मुझे तो अभी शुबा है कि उस पर बहस हो पाएगी या नहीं, लेकिन अगर हुई तो आप देखिएगा, और वो टेलीवाइज होगा पूरे नेशन पे, सबको मालूम होगा कि पूरा देश देख रहा है। बावजूद इसके वहाँ सारी संसदीय परंपराओं की धज्जियाँ बिखेरी जाएंगी, क्योंकि अब मकसद ये हो गया है, जो अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हैं, कि वो उनकी तस्वीर किसी तरह से टीवी कैमरों पे और अखबारों में आ जाए, और उसका वो कि चाहे वो बदनाम हो, लेकिन सिर्फ सुर्खियां बनने के लिए नेता ऐसा करते हैं, जन भलाई के लिए नहीं करते हैं। आप यही कह रहे हैं सर। आप हम लोग हमारे साथ बने रहिए। आप बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के पालघर से है ये खबर। रेलवे में हम सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि हमें पता है कि ट्रेन के अंदर आरपीएफ के जवान हैं, मगर सोचिए कि वही जवान अगर अंधाधुंध फायरिंग कर दे तो क्या होगा। बड़ी खबर यह कि मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में फायरिंग आरपीएफ के कांस्टेबल ने की, उसने गोली चला दी। एसआई समेत 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वैराज से मीरा रोड के बीच फायरिंग की घटना यह हुई। भायंदर में आरोपी चेतन गिरफ्तार कर लिया गया है। मरने वाले एसआई से चेतन की झड़प की भी खबर थी। झड़प के बाद कांस्टेबल चेतन ने फायरिंग की। मृत्युंजय के पास चलते हैं। पूरे दिन वहीं से ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट दे रहे थे। मृत्युंजय, ताजा अपडेट क्या है? अभी उस कांस्टेबल की हालत क्या है और उसने क्या पूछताछ में कुछ बताया है कि किन कारणों में उसने फायरिंग की? जी बिल्कुल, देखिए, जो आरोपी है चेतन परमार, उससे लगातार पूछताछ की गई। उससे आरपीएफ के अधिकारियों ने भी पूछताछ की और फिर जीआरपी के भी अधिकारियों ने पूछताछ की, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। उसकी वजह यह है कि आरोपी को तो बोरीवली जीआरपी में रखा गया है, लेकिन जो ट्रेन है वो मुंबई सेंट्रल के लिए रवाना हो गई थी, जहां पर फॉरेंसिक की टीम पहुंची हुई है। वहां के कुछ तथ्यों को, कुछ फैक्ट्स को जमा करना बाकी था। साथ ही साथ बहुत सारे पैसेंजर जिनका लास्ट गंतव्य स्थान जो था वो मुंबई सेंट्रल था, वहां उतरने के बाद उन्होंने रेलवे पुलिस को कुछ अपने बयान दिए हैं। उन बयानों को भी
इस एफआईआर की कॉपी में जोड़ा जाना है। तो अब तक एफआईआर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। देर शाम तक उम्मीद की जा रही है कि एफआईआर दर्ज हो जाएगा और फिर 24 घंटे यानी संभवतः कल आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब तक अधिकारियों का यही कहना है कि चूंकि शुरुआती जांच है, ऐसे पर यह कहा नहीं जा सकता कि इसके पीछे वजह क्या है, लेकिन कई तथ्य सामने आ रहे हैं जिसमें से आरोपी का 1 महीने पहले ही ट्रांसफर हुआ था। पहले वो गुजरात के भावनगर में पोस्टेड था, हाल ही में 1 महीने पहले ही वो उसका लोअर परेल में वर्कशॉप में उसका ट्रांसफर हुआ था। उसकी माता की तबीयत खराब थी, ऐसा ग्राउंड बताकर उसने खुद ट्रांसफर मांगी थी, ये बात भी सामने आई है। और साथ ही साथ ये भी जानकारी सामने आई है कि ट्रेन में जब सूरत से रात 2:30 बजे उसने अपनी यात्रा शुरू की अपने अन्य सहकर्मियों के साथ में, तो उसकी वापी स्टेशन से निकलने के बाद उसके सीनियर से यानी जो मृत है मीणा, एएसआई मीणा, उनसे बहस हुई, उनसे झड़प हुई और वहां से यह झगड़ा शुरू हुआ। लेकिन साथ ही साथ कुछ वीडियोस सामने आए हैं, उस वीडियोस में कुछ आपत्तिजनक और उकसाने वाले बयान सामने आए हैं आरोपी द्वारा कहे गए। इन तथ्यों को भी पुलिस वेरीफाई कर रही है। उस कोच में, B4 कोच में कौन कौन मौजूद था, उन्होंने क्या कुछ सुना, उनके बयान बहुत मायने रखते हैं, जिसके बाद एफआईआर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा, साथ ही साथ रेलवे एक्ट की कई धाराएं हैं उसके तहत मामला दर्ज किया जाएगा, रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का भी मामला दर्ज किया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यही कि आखिरकार क्यों अभी मामले की जांच चल रही है, एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर किन कारणों में उन्होंने फायरिंग की थी। हिमाचल के शिमला में बारिश तो पहले से ही कम हो गई थी, लेकिन पहाड़ों का भूस्खलन अब भी जारी है। शिमला के खटलू नाला में भारी भूस्खलन हुआ है, सड़क पर पहाड़ी मलबा गिरा है। भूस्खलन से सुम्मा बागी रोड बंद हो गया है। ये वहीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिमला में जो भूस्खलन हुआ है उसकी तस्वीरें। हरियाणा के मेवात के नूह लिए चलते हैं, आपको वहां से आ रही हैं तस्वीरें। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं पुलिस के द्वारा। वहीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा का नूह, जहां 2 गुटों में पत्थरबाजी हुई, झड़प हुई और उसके बाद ये तस्वीरें आई। नूह में शोभा यात्रा के दौरान बवाल हुआ था और तब अभी उस इलाके की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वही इलाका है जहां पर बवाल हुआ था। किस तरीके से उस तरफ लगातार हवाई जो पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं। लगातार जो आवाजें हैं वो यहां पर सुनाई दे रही है। बेहद नूह के अंदर तनावपूर्ण स्थिति। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि जब शोभा यात्रा की इजाजत दी गई थी, इस तरीके की जानकारी पुलिस को थी, आशंका थी कि जो हालात हैं वो खराब हो सकते हैं, शोभा यात्रा को। तो पुलिस मौके पर मौजूद है और वहां पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। सड़कों पर सन्नाटा है। नूह की तस्वीर हमने आपको दिखाई, वरुण जैन रिपोर्ट कर रहे हैं वहां से।